नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। साथियों, हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल है वो बज चुका है और इसके साथ साथ सिरसा विधानसभा का चुनाव बड़ा रोमांचक हो चुका है, क्योंकि एक आम आदमी, एक साधारण आदमी और इसके साथ साथ सिरसा विधानसभा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे एक उम्मीदवार सीए दरवेश स्वामी हमारे सामने मौजूद हैं और इन्होंने चुनाव है वो ताल है वो ठोक डाली है और लगातार ये जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इनको भारी जन समर्थन मिल रहा है। और इसके साथ साथ मैं इनके पास जानने के लिए यह आया हूं कि इतना धन बल, जातीय समीकरण, इतने बड़े बड़े लोग, उनके बीच में ये कैसे मुकाबला कर पाएंगे। नमस्कार सीए साहब। नमस्कार सोनू शर्मा जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने मंच पर मुझे अपने विचार रखने का मौका दे रहे हैं। आपके मंच पर आप हमसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों पर मैं खरा खरा जवाब दे पाऊंगा। इतना बड़ा बड़ा धन बल, बड़े बड़े लोग, पूंजीपति लोग, विरासतवादी लोग, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग राजनीति कर रहे हैं, उनका मुकाबला कैसे कर पाओगे? सर देखो, एक हो गया धन बल जिसका भी आपने जिक्र किया, एक होता है बाहुबल, वो वाले भी कुछ नेता हैं, एक होता है विद्या बल। विद्या बल वाले व्यक्ति पॉलिटिक्स में बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो हम तीसरा स्तंभ, तीसरा बल लेकर चल रहे हैं, विद्या बल। सिर्फ इस कारण कि लोग जो आपने पीढ़ियों का जिक्र किया कि मानी बात, कुछ लोग पीढ़ियों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो कुछ लोग आम घरों में हम पीढ़ियों से बात भी करते आए हैं कि राजनीति कीचड़ है। मतलब जिनकी पीढ़ियां, जिनकी दशक कई राजनीति में लग चुके हैं, उनको हमने देखा है। इसी कारण ये धारणा बैठे कि पॉलिटिक्स कीचड़ है यार, इसमें मत जाना। तो अब लोग ये समझ चुके हैं कि ये जो दशकों से हम पे राज करते आए हैं, इनको साइड करना होगा। हम आम लोगों में से किसी को उठना होगा। हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको उठकर आगे आना होगा। उसी कारण हम आज यहाँ पर जनता के सामने हैं और जनता का समर्थन भी मिल रहा है। क्या लोगों को आप समझाने में कामयाब हो रहे हैं? क्योंकि जो सिरसा की राजनीति है दो लोगों पर केंद्रित है। एक तो क्या है, अभी दो लोग हैं, एक पहले तो कोई आ जाता है, फिर कोई आ जाता है। लोग बारी बारी नंबर से उनको नंबर दे रहे हैं, उनको आजमा रहे हैं, लेकिन तीसरे व्यक्ति का नंबर नहीं पड़ रहा। देखो सर, क्या होता है कि लोगों के पास भी अब तक ऑप्शन नहीं था और 90% लोग केवल 4 चीज के आधार पर वोट डाल देते हैं। पहला जाति, जाति के आधार पर वोट डाल देते हैं। धर्म के आधार पर डाल देते हैं। सेकंड, तीसरा पैसा लेकर वोट डाल देते हैं। और सबसे बड़ा हिस्सा कोई आधार नहीं, हवा देख के वोट डाल देते हैं। आज तक 90% लोग इसी तरीके से वोट डालते आए हैं। उसके पीछे का कारण यह था कि उनके सामने कोई ऑप्शन भी नहीं था कि यार कोई सभी एक जैसे तो क्यों ना अपनी जाति वाले को डाल दें, सभी एक जैसे तो क्यों ना पैसे लेके ही डाल दें। क्या आप जातीय समीकरण को तोड़ पाओगे? सर, जातीय समीकरण हमने स्टडी ही नहीं किया। हमारे पास स्टार्टिंग में जब डिसीजन लिया ना, तो एक व्यक्ति आया, कहता कि यार तुम पॉलिटिक्स के बारे में क्या समझते हो, ये बताओ बस सिर्फ हमें जातीय समीकरण क्या है। मैं कहा नहीं पता जी, और आप प्लीज हमें बताना भी मत, हमारी सोच ही नहीं है। आप मेरे साथी देखना, हमारे साथी बनिया वर्ग के भी हैं, हमारे साथी अरोड़ा बंधु भी है, हमारे साथी ब्राह्मण वर्ग के भी है, हर वर्ग के साथी हमारे। अगर मैंने मेरे मुंह से किसी जाति का नाम भी निकल गया तो एक जाति का नाम निकलेगा, बाकी सभी भाइयों का मैं क्या करूंगा। और एक विशेष कर एक बात समझना, मुझे 12 साल हो गए सीए बने। जब मेरे पास जब कोई क्लाइंट आता है, वो हर जाति का आता है, हर एक से मैं फीस लेता हूं। तो जब मैं अपने बच्चे पाल रहा हूं तो मैं जाति पूछ के बच्चे नहीं पाल रहा, सबसे फीसें ले रहा हूं। तो राजनीति में जाति क्यों पूछूंगा? वोट मांगते समय जाति क्यों पूछूंगा? और जिन्होंने जातियां पूछ पूछ के, आज मैं हमेशा बात करता हूं कि लेट्स सपोज पंजाबी वर्ग है, कि कुछ लोग कहते हैं पंजाबी वर्ग सारा एक तरफ हो गया और उस तरफ ही वोट डालेगा। मैं कह रहा हूं कि आप पूछो एक बारी, ठीक है, मैं कहता हूं सारे पंजाबी एक पंजाबी को वोट डाल दो, लेकिन वो नेता को गारंटी दे दे कि हाँ भी पंजाबियों के बच्चे में ड्रग्स के कारण मरने नहीं दूंगा। वो नेता को गारंटी दे दे कि पंजाबियों कोई लड़का बेरोजगार नहीं रहेगा, पंजाबियों को जो भी खाना मिलेगा ना, फल फ्रूट जो बाजार से लेकर आएंगे, किसी में जहर नहीं होगा, कोई भी बच्चे कैंसर के रोगी नहीं बनेंगे आने के टाइम में। अगर ऐसा कोई पंजाबी नेता है, मैं कहता हूं सारे पंजाबी उसी को वोट दे दो। बानिया भी वहीं दे दो एक बारी, 5-10 साल उसका राज देखो, पंजाबियों को तो भला हो जाएगा। अगली बार बानियों को दे देना, उसे अगली बार ब्राह्मण को दे देना, आपकी बारी बारी भी आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। आप सीए हो, हाँ जी, अच्छी कमाई कर रहे हो, अपना घर चला रहे हो, हाँ जी, हाँ जी, राजनीति में आने की क्या जरूरत आपको महसूस हुई? सर, यही बात जो भी आपने बोली, इसी में मेरा उत्तर है कि हम सीए हैं। सारा जो समाज हमें बुद्धिजीवी वर्ग समझता है, सीए साहब करके बात कर लेता है।
हमें फीस भी दे देता है, अच्छा घर चला रहे हैं, बच्चे अच्छे पाल रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य क्या है? भी लोग हमें बुद्धिजीवी कहते हैं। बुद्धिजीवी तो वो ना जो कुछ तो बुद्धि लगाए। ऐसा कहेगा बुद्धिजीवी कि ठीक है अपना घर भरे जा रहा है, अपने घर भरे जा रहा है, और घर भरने के बावजूद अपने बच्चे भी उसके सिक्योर नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल में जब वो बड़े हो जाएंगे, 15 साल 20 साल जब हो जाएंगे, अगर उनकी क्लास में पीछे कोई लड़का के ले ये पाउडर है टेस्ट करियो, तो क्या गारंटी वो टेस्ट नहीं करेगी? आज जब हम में से 70-80% लोग बीड़ी सिगरेट शराब पीते हैं ना, उसके कुप्रभाव की बात नहीं है, सीखने वाली बात है। कब सीखे वो? उम्र क्या थी? 15 साल, 20 साल, 22 साल। जब आज के दिन 70-80% लोग बीड़ी सिगरेट दारू सीख गए थे उस उम्र में, तो हमारे बच्चे ड्रग्स क्यों नहीं सीखेंगे? जब खुलेआम जब ड्रग्स बिक रहा होगा। बीड़ी सिगरेट दारू से कोई मरता नहीं है, ड्रग्स से बच्चे मरते हैं। बीड़ी सिगरेट दारू की जल्दी से लत नहीं लगती, ड्रग्स की लत बहुत जल्दी लगती है। तो ऐसे काहे के बुद्धिजीवी हुए जो अपने बच्चों को भविष्य तक सिक्योर नहीं कर पा रहे? और बहुत मुद्दे हैं। आप देखो, हर खाने पीने में जहर आ रहा है। आप और मैं आज ये जो आप भाषणबाजी कर रहे हैं ना, सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं कि हमने बचपन में हमारा जब शरीर बनाया, अच्छा शरीर बनाया, फेफड़े, गुर्दे, लीवर सब कुछ अच्छा बन गया। आज माड़ा मोटा कुछ जहर भी खा ले हल्का फुल्का भोजन में तो हमें चल जाता है। जो हमारे छोटे बच्चे हैं, आपका विजन क्या है? सिरसा की जनता आपको वोट क्यों दे? 5 सीधे सीधे विजन है सर। सबसे पहला ड्रग्स के ऊपर काम करना होगा हमारा। सिर्फ पहला, आप विधायक बन जाते हैं, नशा खत्म कर दो। दो धड़ों में आप मेरी बातें बांट सकते हो जी। मैं आपको विजन के साथ बात करता हूं। एक तो वो मुद्दे जो धरातल के मुद्दे हैं, जो हमारा जीवन नारकीय बनाते हैं। आज के दिन नरक बना रखा है जिसने। जैसे आप सड़क पे चलते हो, जगह जगह गंदा पानी दिख रहा है आपको, कचरे के ढेर दिख रहे हैं, बारिश में पानी भर गया, पानी पीने के पानी के अंदर अपना गंदा पानी मिलकर आ रहा है। ये सब आज का जीवन नरक बना रहे हैं। एक तो ये व्यवस्था है। दूसरा, आज हम आने वाले समय में घोर नरक का निर्माण कर रहे हैं। जगह जगह हमारे बच्चों के हमें मौतें विजन में दिख रही है। जैसे एक ड्रग्स हो गया, आज उसका पौधा पैदा हो चुका है, सैकड़ों बच्चे मर चुके हैं, आने वाले में हजारों बच्चे मरेंगे। दूसरा, फ्यूचर का एजुकेशन लेक्चर व्यवस्था, आज हजारों बेरोजगार, आने वाले में करोड़ों बेरोजगार होंगे, बिकॉज शिक्षा में कोई सुधार नहीं है। तीसरा, खाने पीने में जहर। अब हमारे बच्चे आज जहरीला खाना खाना इन्होंने स्टार्ट किया है। 15-20 साल जब ये होंगे, सबके 70-80% लोग कैंसर के रोगी मिलेंगे। वो भी एक मौत का तांडव रचा जाएगा। चौथा, शहर में वेश्यावृत्ति। आज जो हमारे बच्चे जगह जगह होटल लॉज पार्टियां करने जाते हैं, वहां पर वेश्यावृत्ति खूब पनप रही है, जिससे उनका संस्कार खत्म होगा। तो 2 विजन, एक आज का नरक, एक कल का घोर नरक। इन दोनों पे हमें काम करना है। और अगर हम माँ बाप हैं तो हमारे बच्चों की परवरिश तो हमें बढ़िया चाहिए ना। तो आज का नरक तो ठीक होना ही चाहिए। अगर हम विधायक बनते हैं, विधायक बनते ही ये जो बेसिक जो एमसी लेवल के मुद्दे थे ना, सड़क टूटी पड़ी है जी, यहाँ पे पानी गंदा पानी आ रहा है जी, ये तो ठीक करने ही करने हैं। प्लस फ्यूचर वाली चीजें, जैसे ड्रग्स की अभी आपने मुझे बात बोली, क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा कि आप नशा रोक दोगे क्या? ये मेरे से कईयों ने पहले भी पूछा है। मैं कहता हूं मैं रोकूंगा नहीं रोकूंगा बाद में सोचना। आप अभी के जो विधायक है या जो खुद को बड़े नेता कहते हैं, आप उनको चेक करो एक बार जाके, क्या उन्होंने पिछले 5 साल 10 साल में जनता के बीच अगर वो जाते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोच लो कि जनता के बीच जा रहे हैं, जवान बच्चों से मिल रहे हैं, आप मान लो एक गांव के 18 साल के लड़के हो, हाँ भी सोनू तू है ना इस गांव का लीडर है, तेरे अंदर मुझे 10 लड़कों की टीम चाहिए, बड़ी लड़कों की जो नशे ना करते हो। आपने टीम बना ली कि इस टीम की मैं हर महीने मीटिंग लूंगा और तुझे पूरे गांव का ध्यान रखना है। मुझे खबर करियो कोई नशे के अंदर कोई लड़का पड़ गया तो अपन उसको गले लगाएंगे, मिलेंगे, प्यार करेंगे और उसका इलाज करवाएंगे अच्छे से, और किसी बंदा नशे में जाना नहीं चाहिए। ऐसी टीमें आप सोच लो कि हर गांव में हमारे विधायक ने बनाई होती, बच्चे चोड़े हुए घूम रहे होते कि हमारी विधायक के साथ यारी है, विधायक हमारे साथ बैठ के महीने में एक दिन मिलता है, हमारे साथ मीटिंग करता है, डिनर करता है। ऐसा अगर वातावरण होता तो भाई साहब 70 से 80% नशा खत्म होता शहर के अंदर। मैं वो बात नहीं कर रहा कि तस्करी रुकवा दूंगा, सारे पेडलर को जेल में भर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसी बातें तो सेकंड स्टेज है। धरातल पर तो काम कर लेते। नशे की हमने बात की, हाँ जी, टूटी फूटी सड़कें, हाँ जी, सीवर व्यवस्था भंग है, हाँ जी, बरसाती पानी की निकासी नहीं है, हाँ जी, हाँ जी, पीने वाला पानी साफ सुथरा नहीं आ रहा, बिल्कुल, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और इसके साथ साथ युवा साथी नशे का तो शिकार होते होते जा रहे हैं। 14-15 साल की उम्र में गुंडागर्दी करते घूम रहे हैं। बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा हूं ना जी। आप पता है क्या जी, एक दो चीजों को पकड़ लो, वो चीजें ठीक हो जाएगी। सबसे पहले एजुकेशन पकड़ लो आप। अब ना, मैंने अभी आपका इंटरव्यू एक देखा, आप किसी बड़े नेता का इंटरव्यू ले रहे थे, आपने पूछा नशे के ऊपर, नशा कैसे रोकोगे जी? उन्होंने बोला कि मेरे दिमाग में प्लान है एक, मैं फैक्ट्रियां लगाऊंगा और रोजगार पैदा करूंगा। पूछना चाहिए था आपको, शायद आपके उस टाइम जवाब क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन आया नहीं होगा कि यार आप पहले तो आप उद्योग मंत्री रहे हो ना, आप गृह राज्य मंत्री भी थे, उद्योग मंत्री भी आप थे। जब उद्योग मंत्री थे तब आपने उद्योग नहीं लगाए,
आज कितने उद्योग लगा लोगे, उद्योग लगा के कैसे आप नशा दूर कर लोगे? अरे भाई स्कूलों में नशा बिक रहा है, कॉलेज में नशा बिक रहा है। बच्चा काम तो तब करेगा ना जब वो अपनी डिग्री लेके बाहर निकलेगा, तब बेरोजगार कहलाएगा। आपको शिक्षा पर बात करनी चाहिए थी। आप जाते यूनिवर्सिटी, वहां जाके मीटिंग करते, पूछते, अपनी देसी भाषा में पूछते, आप किधर है, अभी के चक्कर है, अभी के रोड़ो है, ऐसी जिका एमकॉम की डिग्रियां बांटने लग रहे हो और नौकरी कौन मिलने लग रही, तो बढ़ो जवाब उठ जातो कि भाई जी एमकॉम की डिग्री तो है, लेकिन हम इनको टैली कौन सिखावा, मैं अन में बिजी कौन सिखावा, सॉफ्टवेयर सिखावा ही कौन नहीं, ए जावे सीए करना, ए जावे कंपनियां कि भाई नौकरी चाहिए, भाई कहते ना अकाउंटिंग आवे के तुम्हारा आवे ही कौन नहीं। एग्जाम्पल है यो, हर लाइन के अंदर चीज लागू है। तो सबसे पहले शिक्षा पे काम कर लो। अगर आपने शिक्षा को इस तरीके से बना लिया कि वो रोजगारदायक हो गई तो बहुत समस्या खत्म हो जाएगी। रोजगार अगर होगा, शिक्षा अच्छी, रोजगार अच्छा, तो बेरोजगारी नहीं होगी, बेरोजगारी नहीं तो काफी हद तक नशा भी कंट्रोल हो जाएगा। प्लस बच्चों को थोड़ा सा पहले ही ध्यान से चलो, जैसे मैंने कहा मीटिंग्स लेते रहो, कमेटियां बना लो, छोटी छोटी अपने ग्रुप्स बना लो बच्चों के, उनसे मिलते रहो कि बच्चे स्कूल और कॉलेज के नशे के शिकार ना हो। वहां से बहुत चीज सुधर जाएगी, अच्छी शिक्षा होगी। लोगों का कितना सहयोग और प्यार मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा मिल रहा है जी। हर वो व्यक्ति, मैंने पहले भी कहा, हर वो व्यक्ति जो अपने घर में हमेशा बात करता रहा है कि यार ये राजनीति कीचड़ है, कब तक कुछ ही खानदान हमारे ऊपर राज करते रहेंगे, कब हमारे घरों के पढ़े लिखे बच्चे हिम्मत करके क्या आगे आप आएंगे? लोगों को समझाने में सफल हो रहे हो? बिल्कुल सफल हो रहे हैं जी, तभी तो ये इतना, देखो आप हमारी कोई रोड शो या कोई हमारी कार्यवाही देखना, उसमें सिंगल बंदा पेड नहीं होता, सारे हमारे भाई बंधु होते, चाहे थोड़े हो चाहे ज्यादा हो मुझे नहीं पता, लेकिन जितने हैं वो सभी सारे हमारे भाई बंधु है। हम लोग पूछते हैं कि कितने कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता हमारा एक नहीं है पूरे सिरसा में, सारे हमारे सहयोगी भाई बंधु हैं जो कहते हैं भाई हम तुम्हारे साथ है। कार्यकर्ता तो वैसे भी सबसे ज्यादा ठगी जाने वाली को भी कार्यकर्ता है। आप ये जो देखते हो पार्टियों के जो कार्यकर्ता होते हैं, सबसे ज्यादा ठगी कार्यकर्ता के साथ होती है। वो अपना सारा टाइम दे देता है, जेब से पैसे भी लगा लेता है, लेकिन कार्यकर्ता खुद का काम नहीं होता। लॉजिक है ना, आप मेरे कार्यकर्ता हो, दिन भर मेरे साथ घूमते हो, अगर आपको मैंने नौकरी लगवा दी, मेरे साथ कोई घूमेगा कौन? हाँ, आप किसी भाई का काम ले आओ, वो करवा दूंगा, लेकिन आपका भला नहीं होने दूंगा। ये कुछ नेताओं की विशेष सोच है जो मैं अपने कानों से सुनी हुई है कि यार जगह सगे फिर नहीं, बन किया काम लगा दिया, फिर मासा घूमेगा कौन? लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? लोगों से यही अपील है कि कृपया करके अपना वोट खराब ना करें। ये सबसे बड़ी बात है कि लोग पता क्या समझते हैं जी कि फलाना बंदा जीत रहा है, इसको वोट डाल दो, हमारा वोट खराब नहीं होगा। यहां सबसे ज्यादा मति भ्रष्ट होती है हमारी। आपका छोटा सा कर्म है, वो एक धर्म के साथ निभा लो कि हमें मतदान सही व्यक्ति को मतदान करना है, यही आपका कर्म है। अगर आपने सही व्यक्ति को मतदान कर दिया तो आपका मतदान सफल हो गया। और अगर आप कोई जाति, धर्म, पैसा या हवा के आधार पर गलत व्यक्ति को मतदान कराए तो आपका वोट खराब हो गया। ये वोट खराब होने की जो धारणा है, इसमें सुधार करना पड़ेगा। वोट आपका सही तभी होगा जब आप सही व्यक्ति को वोट दोगे, इस आधार के ऊपर आप वोट दीजिएगा। बाकी मैं हमेशा कहता हूं कि जो आपका नेता है, तो नेता हमारा बेईमान है, चोर है, गुंडा है, नेता जनता का प्रतिबिंब होता है। जैसे आप चाहोगे, जो अब आपके पास मौका है, अभी 5 अक्टूबर को आपके हाथ में सारी शक्तियां हैं, आप उन शक्ति के आधार पर जिसको चुनोगे वही नेता बनेगा। आप चाहे भ्रष्टाचारी को नेता बना दो, चाहे आप किसी गुंडे को नेता बना दो, चाहे किसी पढ़े लिखे को बना दो, किसी को भी बना दो, लेकिन शक्ति आपके हाथ में है। फिर उंगली मत उठाना कि यार ये नेता गलत है, ये काम नहीं करता, ये सब फिर बातें हैं। चुनाव आपका है, पावर आपके हाथ में है, आपने अपनी पावर दिखानी है कि आप किसे चुनते हो। साथियों, ये थे हमारे साथ सिरसा विधानसभा के आजाद उम्मीदवार सीए दरवेश स्वामी। बात तो इन्होंने लॉजिक की है, अब जनता को समझने की जरूरत है कि आपको किसका सहयोग करना है। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।